जब इनिशियली मैंने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करी थी 2017-18 में, तो मुझे रहता था कहीं नहीं जाना, कोई शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, लेकिन 2 अटेम्प्ट के बाद में समझ आ जाता। यूपीपीसीएस में कुछ लिस्ट करेंगे उन सब्जेक्ट ये को? मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बता दूं। ठीक ओके। है, तो मुझे लगता है 3 चीजें ऐसी, स्पेशली 2 वहाँ के वे ऑफ टॉपर यहाँ जीरो हो थिंकिंग। जाते हैं। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी तक इस फील्ड में उनका कुछ नहीं हो पाया है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? यूपीपीसीएस का रिजल्ट आउट होने के साथ साथ जितने टॉपर थे उनके लगातार मैं इंटरव्यूज कवर किया। अगर आप चैनल पे पहली बार हो, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे साथ है अनन्या मैम, जिनको डिप्टी जेलर की पोस्ट मिली है यूपीपीसीएस के रिजल्ट में। चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं कि इनकी जर्नी कैसी है, साथ ही वो क्या इंसाइट मैसेज देने वाले उन एस्पिरेंट के लिए जो इस बार अपीयर होने वाले। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक क्या फीलिंग मैम, क्योंकि पहला इंटरव्यू मेरे चैनल पे आपका ही था। यू। मुझे अच्छे से याद है कि मैं जैसी निकली थी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट आई थिंक फर्स्ट कैंडिडेट थी जी, पहले ही वहाँ पर आपकी। हाँ देने के लिए। तो मैं जैसी बाहर आई तो आपने मुझसे पूछा। हाँ। पहले तो मैं थोड़ा सा झिझक रही थी कि मैं देना नहीं चाह रही थी कि यार कैसा हुआ है पता नहीं अंदर, क्योंकि अंदर ब्लंडर कर चुकी थी मैं ऑलरेडी 2 अच्छा। चीजों में। तो बट फिर भी मैंने कहा दे देती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी अपीयर किया था, बट मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था बाहर आकर। हाँ। तो फिर मैंने दिया, तो मुझे याद है मेरे दोस्तों ने मुझे शेयर किया था कि तुम्हारा संकल्प से सिद्धि चैनल पे आया हुआ है, ये है वो है इंटरव्यू। तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ था इंटरव्यू तो का। मैम आप अपने बारे में बताएं कि आपका मीडियम अटेम्प्ट और वो सारी चीजें। मेरा 6 अटेम्प्ट है, क्योंकि मैं यूपीएससी के साथ ही ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी पीसीएस की भी। लेकिन सिंसियरली अगर मैं बोलूँ तो मेरा 3rd अटेम्प्ट है, क्योंकि 2021 से ही मैंने यूपी पीसीएस पर फोकस करना स्टार्ट किया। तो 2022 में मैंने इंटरव्यू अपीयर किया, अगेन इस बार मेरा क्लियर हो गया अल्टीमेटली, और मुझे रैंक मिली है। मीडियम आपका क्या था? मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है। उससे पहले ऑप्शनल क्या था आपका? ऑप्शनल मेरा इनिशियली, जब मैंने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करी थी तो पॉलिटिकल साइंस था, लेकिन हाँ। जब मैंने यूपी पीसीएस की स्टार्ट करी तो मैंने स्विच कर लिया था सोशियोलॉजी की तरफ। ओके, आपने बोला कि सीरियस अटेम्प्ट जी, आपका ये 3rd है 3rd और ओवरऑल 6 है। 6। तो इन तीसरे, ये जो 3 अटेम्प्ट है सीरियस वाले, इनमें कोई पिछला आपने मेंस वगैरह लिखा था या कोई पोस्ट मिली थी? मैंने 2022 में मेंस अपीयर किया और इंटरव्यू भी अपीयर किया था, लेकिन मुझे कोई रैंक नहीं मिली थी, क्योंकि मेरा नाम नहीं था लिस्ट में। और 2023 में मेरा तीनों चीजें मतलब क्लियर हो गया है। इस चीज को ये माना जा सकता है कि ऑप्शनल हटना आपके लिए वरदान साबित हुआ, या फिर वो नहीं हटा तो और अच्छी रैंक आती? क्या लग रहा है? नहीं, मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि मेरे ऑप्शनल में बहुत अच्छे नंबर थे। हाँ। मेरे नंबर जो कम थे वो बेसिकली जीएस में कम रह गए थे। हम्म। तो इस बार मुझे अभी तक मतलब मार्कशीट मिली नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे जीएस में अच्छे नंबर मिले होंगे। और इंटरव्यू में तो मुझे लास्ट टाइम अच्छे ही नंबर मिले थे। कोई और एग्जाम तो अगर आपने कभी दिया है? बिल्कुल, मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो इनिशियली तो मुझे था कि यूपीएससी ही कर लेते हैं, लेकिन 1-2 अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने सीडीएस के एग्जाम देना, एफकेट के एग्जाम देना, सीएपीएफ का एग्जाम देना स्टार्ट किया। और मैंने लकीली मतलब सीडीएस वगैरह सब कुछ क्लियर भी किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स से एक शानदार न्यूज शेयर करना चाहूंगा। पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा फेस्टिवल विश्वास दिवस आ चुका है। अगर आपका टारगेट यूपीपीसीएस 2025 है, या आप 17 मार्च को होने वाले यूपीपीसीएस 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला आपके लिए लेकर आया है सक्षम एंड आक्रोश बैच, जो कि अब तक के सबसे हैवी डिस्काउंट 65% के साथ। इनके अलावा अगर आप हमारा कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करते हैं, तो आपको अगेन एक अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इनके दोनों बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और भी इनके जितने बैच हैं उनको भी आप देख सकते हैं, और कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करके इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। उसमें मैं एसएसबी में अपीयर हुई, लेकिन फाइनल में नाम नहीं था। लेकिन एक होता ना सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ मैं अचीव कर रही थी, लेकिन फाइनल गोल नहीं मिल रहा था। इस बार वो भी मुझे मिल गया है। ये बताएं कि आप अपनी जर्नी जब स्टार्ट करती हैं, अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड को रोकती हैं और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ आती हैं, वो थोड़ा माहौल बताएं कि वो टाइम क्या रहा है आपके लिए? मुझे लगता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए ना, जो हम ख्याली दुनिया में रहते हैं, जब हम एजुकेशन अपनी मतलब पढ़ाई कर रहे होते हैं, कंपटीशन उससे बिल्कुल अलग है। कॉम्पिटिटिव जर्नी बिल्कुल अलग हो जाती है। जो आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है या मास्टर्स में पढ़ा है, उसके बिल्कुल विपरीत है ये जर्नी आपकी। आपको बहुत सारी चीजें जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसको अपनाना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है। वहाँ के वे टॉपर ऑफ यहाँ जीरो थिंकिंग, हो जाते हैं। हाँ ऐसा बोल सकते हैं। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी तक इस फील्ड में उनका कुछ नहीं हो पाया है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फैक्टर है, शायद उसको लक फैक्टर बोल सकते हैं। मेहनत तो हर कोई कर रहा है। मतलब कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपका ग्रेजुएशन में नंबर परसेंटेज कम है तो भी चांस है। बिल्कुल, आपके 0% है 100% है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जर्नी में आपने कितना आउटपुट दिया, आपने कितनी मेहनत करी, आपका रिजल्ट क्या रहा अल्टीमेटली, वो सब मैटर करता पूरे है। 6 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, क्या लगता है कि मेजर गलतियां होती हैं?
मुझे लगता है सबसे पहला मैं सीसेट वाला बोलूंगी, भले ही वो यूपी पीसीएस हो, हाँ। क्योंकि बच्चे हल्के में ले लेते हैं कि ये तो हो ही जाएगा, लेकिन हिंदी बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका इंग्लिश मीडियम रहा है, जिनका हिंदी बैच से इतना कनेक्ट नहीं है। जैसे मेरे साथ भी 2021 में सेम चीज हुई थी। मेरे जीएस 1 में बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन जीएस जो मेरा सीसेट था बेसिकली 1 नंबर से मेरा रुक गया था, क्योंकि हिंदी में मैंने बहुत गलतियां कर दी थी। तो उसके बाद मैंने अपनी हिंदी को बहुत इम्प्रूव किया है। तो लेट्स सी इस बार कितने नंबर आते हैं उसमें। मुझे ये मेन फैक्टर लगता है। और दूसरा कि आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी जो अप्रोच बनेगी पूरे एग्जाम की वो सिर्फ प्रीवियस ईयर बना सकता है, या आपका जो सिलेबस है। आपको दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको बताएगा कि किस एरिया पे फोकस करना है और किन पर नहीं करना है। ठीक है, आप उन सब्जेक्ट को थोड़ा आइडेंटिफाई करें कि आपको लगता हो कि ये जो कुछ सब्जेक्ट हैं आपको एक अच्छा एज देते हैं यूपी पीसीएस में, कुछ लिस्ट करेंगे उन सब्जेक्ट ये को? मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बता दूं। ठीक ओके। है, तो मुझे लगता है 3 चीजें ऐसी, स्पेशली 2। हाँ। पहली है करंट अफेयर्स आपकी, मतलब 35 टू 40 क्वेश्चन इससे आते हैं, और अगर आप किसी भी अच्छे सोर्स से कंप्लीट कर लेते हैं करंट अफेयर्स तो आप अपर हैंड ले सकते हैं। सेकंड है मैपिंग वाला पोर्शन, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैच द फॉलोइंग में माइंस हुई, वाटरफॉल्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो ये 2 फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जैसे मैं पर्सनली पॉलिटी में बहुत कम गलतियां करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग है मेरा। ऐसे ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है, लेकिन आपको कोई भी सब्जेक्ट निग्लेक्ट नहीं करना है उसके चक्कर में। ये जो मेन टारगेट है मेरा है, मुझे डीएसपी बनना है। अच्छा। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी एक छोटी सी। एसडीएम नहीं? नहीं, एसडीएम में मुझे ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। कोई खास वजह? खास वजह, हाँ देखिए 2 फैक्टर्स है इसके भी, जो मैं पर्सनली, जैसे मेरे पापा पुलिस में हैं, तो मैंने उनको हमेशा यूनिफॉर्म में देखा है। तो एक रहता है ना कि यूनिफॉर्म में देखा है तो मुझे भी वही चाहिए। हाँ। और चोर पुलिस में भी मैं हमेशा पुलिस बनती थी। ओके, वो रहता है कि यार परेशान करना है, मतलब जो चोर या कोई भी गलत काम कर रहा है उसको। अच्छा। तो ये फैक्टर है मेरे लिए। मैं इस फीलिंग को फील कर सकता हूँ जब 6 अटेम्प्ट के बाद एक लिस्ट में नाम आप देखती हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतनी लंबी जर्नी सस्टेन के बाद जब एक छोटी या बड़ी जो भी खुशी आपको लगती हो, कैसे आपने इस चीज को जाहिर किया अपने दोस्तों में, फैमिली में? मैं तो एक्चुअली घर पे ही थी जब रिजल्ट आया ना। सुबह से चर्चा तो चली रही थी कि रिजल्ट आने वाला है, लेकिन एक सेंस ऑफ, मतलब वो डर रहता है यार कि यार नहीं हुआ तो, क्योंकि पिछली बार भी यही था कि प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, लेकिन फाइनल में नाम नहीं। तो इस बार भी वो डर था कहीं ना कहीं। तो मेरा दोस्त है शिवम, हम लोग लाइब्रेरी में साथ में पढ़ते हैं, तो वही देखता है सबके रिजल्ट, किसी का भी आता है वही चेक करता है। तो मैंने लकी बोलो या कुछ भी बोल लो, वही चेक करता है ये काम। तो मैंने उसको बोला कि अगर आ जाए तो मैसेज या कॉल करी, नहीं तो सिर्फ मैसेज में लिख दो नहीं हुआ। ओके। बट उसका फिर मैं घर पे काम कर रही थी, कॉल आया तो मुझे थोड़ी सी होप हुई यार कि लगता है हो गया। उसने कहा तुम डिप्टी जेलर बन गई हो। मतलब खुशी से ज्यादा तो मुझे था कि यार डीएसपी नहीं मिला। अच्छा, तो पहले थॉट यही आया कि डीएसपी नहीं मिला। बट लेकिन यार मैं बहुत खुश थी, मतलब आपके हाथ में एक जॉब है जॉब है। अल्टीमेटली, आपके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, आपके पास खुद का पैसा होगा, आपके पास इंडिपेंडेंस होगी। तो उसके बाद तो मैं बहुत खुश थी। मैं हमेशा एग्जाम देने जाती हूँ तो 5-6 साल के प्रीवियस ईयर जरूर देखती हूँ। उससे 2 चीजें हो जाती हैं, एक तो आपकी अप्रोच बन जाती है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दूसरा कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है। तो हो सकता है आप लकी रहे और आपको वो सही हो जाए एग्जाम में। तो उसके बाद सबसे मेरा मेजर फोकस हमेशा रहता है करंट अफेयर्स एंड मैपिंग पर। तो करंट अफेयर मैंने अभी आपको बताया, इस साल तो मैं दृष्टि का ही रेफर कर रही हूँ, ठीक है। और सेकंड मैपिंग वाला, उसके लिए आपको क्या थॉरो मैपिंग करनी पड़ेगी। आपको एक सेट पैटर्न बनाना पड़ेगा कि यूपीपी से इस लाइन पर पूछ रहा है, चाहे वो माइंस का क्वेश्चन हो, चाहे वो वाटरफॉल्स का क्वेश्चन हो, रेंजेस को क्रोनोलॉजी में लगाने वाला हो, आपको मैप को देखना पड़ेगा, बैठकर उसको अच्छे से करना पड़ेगा। और इसमें आप बेसिक्स को एकदम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। एनसीईआरटी को तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो आपके बेसिक्स हैं। मैंने चाहे हिस्ट्री की एनसीईआरटी हो वो पढ़ी है, चाहे ज्योग्राफी की बात करूं मैंने उसकी भी एनसीईआरटी करी है। आपने कोचिंग ली है? मैंने कोचिंग यूपीएससी की करी थी, लेकिन यूपी पीसीएस के लिए मैंने कुछ रेफर नहीं किया। जो मेरे बेसिक्स यूपीएससी के बने हैं उसी को मैंने और आगे अपना एनरिच किया है। आपको लगता है कि बेनिफिशियल रही है कोचिंग, या फिर आपको ही ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा? देखिए कोचिंग आपको सिर्फ एक माइंडसेट दे सकती है, आपको एक गाइडेंस दे सकती है, लेकिन सिलेक्शन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन नो डाउट जो मेरे टीचर्स थे कोचिंग में, उन्होंने जो पढ़ाया है ना, मैं वही नोट्स आज भी पढ़ती हूँ। मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई है, तो उनके नोट्स में सिर्फ करंट अफेयर्स की हेल्प से उनको अपडेट करती हूँ। मुझे पर्सनली लगता है ये। पूरी जर्नी में ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको लगता है कि आपने कोई सैक्रिफाइस किया है? क्या सैक्रिफाइस रहे हैं? सैक्रिफाइस मतलब अगर मैं बोलूँ छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस तो देखो रहते हैं कि
स्टार्टिंग में तो जब इनिशियली मैंने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करी थी 2017-18 में, हाँ। तो मुझे रहता था कहीं नहीं जाना, हम्म। कोई शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, लेकिन 2 टाइम के बाद में समझ आ जाता है हाँ। कि ये सब कुछ नहीं रखा है इनमें, लाइफ एंजॉय करो। हाँ। और लिटरली जब से मैंने थोड़ा ईज के साथ पढ़ना स्टार्ट किया है ना, कि शादी में भी चली जाती हूँ, एंजॉय भी कर लेती हूँ, और मैं ऐसा नहीं कि 12 घंटे पढ़ रही हूँ, हाँ। मेरा वही 6-7 घंटे का रूटीन रहता है, वही पढ़ती हूँ मैं रेगुलर। हम्म। तो मुझे लगता है जब से मैंने ईज के साथ पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत हेल्प मिली है, एग्जाम्स मेरे निकलने लगे हैं ठीक है। धीरे धीरे। और एक चीज और, जो बिगनर्स को थोड़ा टारगेट करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी वीडियो देख के उनको लगता है सब कुछ अपने टेबल पे रख देते हैं। मुझे पॉलिटी पसंद है तो 4 बुक पॉलिटी की ला के रख देते हैं। तो बिगिनर कैसे स्टार्ट करें यूपी पीसीएस को, अगर उनको एक बार में निकालना हो तो? देखिए, एक बार में निकालना हो तो बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन जर्नी में आने से पहले आपको दोनों चीजें सोचनी पड़ेगी कि अगर प्लान ए वर्क नहीं किया तो प्लान बी। लेकिन हाँ। जो भी बच्चे निकालना चाहते हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, मैं उनको विशेष देना चाहती हूँ बहुत सारी। और मुझे लगता है जो भी बच्चा नया नया आया है ना, उसको सबसे पहले मार्केट से बचना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में 100 किताबें दिखेंगी, आपका दिमाग ऐसा घूमता है ना कि ये भी, क्योंकि इतना मतलब अट्रैक्टिव सोर्सेज है दुनिया भर के, मैं खुद जाती हूँ ना, ये तो वाले भी मुझे, ले लूं। हाँ ये भी ले लूं, चाहे पढ़ूं ना भले ही, रख हाँ। लूंगी उसको। तो इस चीज से बचना है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जब आपको 100 किताबें दिखेंगी तो आपका दिमाग खराब होने लगता है। तो आपको सोर्सेज अपने लिमिटेड रखने हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखिए, सिलेबस देखिए, उसी के बेसिस पे डिसाइड करिए कि आपको कैसे पढ़ना है। अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी जो पढ़ाई है उसको टाइम के हिसाब से बांटिए, कि अगर आपने टारगेट बनाया है 5 दिन में पॉलिटी कवर करनी है, तो उसको किसी एक या 2 ही सोर्सेज से रेफर करिए। जैसे पर्सनली मैं लक्ष्मीकांत से रेफर करती हूँ पॉलिटी, बाकी जो भी चीजें करंट में रहती है, क्योंकि मुझे लगता है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मतलब सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर देती है, कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा जो उसमें शायद नहीं है। तो ये मेरा रहता है। मुझे लगता है आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसा भी नहीं कि एकदम आइसोलेशन में आ जाना है, क्योंकि बच्चे उससे भी एकदम घबरा जाते हैं। करंट कि में किसी, स्टार्ट करना स्टार्टिंग में। देखिए करंट हमेशा करंट रहता है, उसको आप निग्लेक्ट ही नहीं कर सकते। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो पहले आप स्टैटिक भी स्टार्ट करेंगे, आपको कोई सब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा करना है। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक जो आपको मतलब अप्रोक्सीमेटली पूरे साल करना चाहिए, मुझे लगता है। जैसे मैं पर्सनली न्यूज़पेपर कभी स्किप नहीं करती, चाहे मेरे 10 दिन के भी बल्क में स्टोर हो गए तो मैं उसको जरूर कंप्लीट करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वहां से क्या होता है ना, करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको शायद किसी बुक में नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है पर्सनली न्यूज़पेपर कभी निगलेक्ट मत करिए, वो आपको प्री में भी हेल्प करेगा, आपको मेंस में भी हेल्प करेगा अल्टीमेटली, और आपको इंटरव्यू तक भी ले जाएगा। मैंने जब अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट करी थी तो मतलब मेरे लिए मुश्किल हो जाता था एक आंसर भी लिखना, क्योंकि कभी लिखा नहीं है, और जब कॉलेज में हम आंसर लिखते थे वहां पे वो काम नहीं आने वाला है, तो स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या फॉलो किया कि 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगाए, वो भी देख कर लिखती थी मैं, कि एक फ्रेमवर्क तो हो एटलीस्ट मेरे पास कि करना क्या है भाई इसमें, तो कुछ समझ ही नहीं आता था। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया ना, उसको फिर टाइम बाउंड मैनर में करना स्टार्ट किया, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, बट मैंने कभी 20 क्वेश्चन एक दिन में कभी नहीं लगाया आज तक, क्योंकि मुझे लगता है 20 दिन मतलब 20 क्वेश्चन लगाने से बेटर है 1-2 अच्छे से लिख लो। चलिए ठीक है, तो मेरा ये रहता है। आप एक बेस्ट कैंडिडेट हो, मुझे ये क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा। अगर आपको इवैल्यूएटर से तगड़े नंबर उठाने हैं एक आंसर में, तो एक आंसर क्या लगता है आपको, क्या क्या दिखाना चाहोगे उस आंसर में आप? मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, लेकिन उसमें आपकी इनोवेशन दिखनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो ओल्ड एज वाले हैं, तो वो आपका पूरा आंसर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको फ्लो चार्ट वगैरह, डायग्राम्स हुए, मैपिंग हुई, डेटा हुआ अच्छा सा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का, वो आपको डेफिनेटली कोट करना चाहिए। तो उससे आपका आंसर क्या होता है, मैपिंग से थोड़ा सा आपको कम भी लिखना पड़ता है, और वो अट्रैक्टिव भी दिखता है अल्टीमेटली। अगर आप किसी क्वेश्चन में शॉर्ट पढ़ रहे हो कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, तो आप मैपिंग की हेल्प से उसको एनहांस कर सकते हो अपना, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस वाले टॉपिक हुए तो इसमें तो बहुत अच्छा यूज हम कर सकते हैं। ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस हुए तो उसको आप एनरिचमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन एक मेजर हर्डल क्या रहता है ना, उस टाइम दिमाग में आता ही नहीं कि करना क्या है। मेरे साथ भी होता है ऐसा, अभी भी हो जाता है मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो वो आपको जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसी टाइम पे वो आपको बनाना पड़ेगा मैप, तभी आपकी आदत बनेगी। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को बताएं कि वहाँ आपसे क्या वो लास्ट स्टेज होता है, अगर आपको फेल होना है तो प्री में ही होके हट जाओ, क्योंकि जब वहां से जब आप रिटर्न आते हो लास्ट चरण में जाके तो बहुत दिक्कत होता है। लगता है। तो आप उसका फीलिंग बताएं कि उसकी तैयारी आपने कैसे की थी? इंटरव्यू के लिए मतलब मैंने सिर्फ एक मॉक इंटरव्यू दिया था, और बाकी मैं अपना न्यूज़पेपर पर्सनली फॉलो करती हूँ हमेशा। कोई भी करंट टॉपिक है वो करंट ही आपसे उठाकर पूछेंगे अल्टीमेटली। स्टैटिक में ऐसा उनका कोई
मतलब रोल नहीं रहता, लेकिन आप यू नेवर नो उनका माइंडसेट कहाँ चला जाए। इंटरव्यू भाई उनको तो कुछ भी आ सकता है ना दिमाग में। तो कभी कभी वो सिर्फ ट्रेडिशनल लाइन पर क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है और आपने ये क्यों पढ़ा, ऐसे क्यों पढ़ा। लेकिन कभी कभी होता है पूरा करंट ओरिएंटेड होता है, जैसे मेरा इस बार पर्सनली सिर्फ करंट ओरिएंटेड था। लेकिन मेरे साथ तो जाती ब्लंडर हो गया, एक्सपीरियंस तो अच्छा था। उन्होंने बोला कि अपना इंट्रो दो विदाउट यूजिंग योर नेम, और मैं इतनी बेवकूफ की बैठी और नाम ही ले दिया नाम सबसे पहले ही पहले। लेते हैं, हम लोग की आदत है। हाँ, तो मैंने जाती नाम ले दिया, तो उन्होंने मुझे टोका कि बेटा नाम नहीं लेना है। तो मैंने कहा सॉरी सॉरी मैम। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। लेकिन यार अल्टीमेटली वो आदत ऐसी बन जाती है कि नाम ले ही लेते हैं, तो उन्होंने एक बार माफ कर दिया। तो ऐसे ही और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मेरे साथ ब्लेंडर हुआ था, उन्होंने कुछ और पूछा और मैं कुछ और ही बताने लगी। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया। वो दिमाग होता है ना कि पिछले क्वेश्चन पे हाँ, अटक जाता हाँ। है कभी कभी। लेकिन बाकी मेरा अच्छा था। उन्होंने मतलब मेरे से करंट, मेरा जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, क्योंकि मैं हाँ। नेशनल लेवल प्लेयर भी रही हूँ, तो वहां से पूछा कि कैसे हम मोरल स्टैंडर्ड्स को रेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स। तो मुझे लग रहा है उन्होंने स्पोर्ट्स को ज्यादा अच्छा मान लिया था मेरा। सारे क्वेश्चन में स्पोर्ट्स घुसाए जा रहे थे, बट ओके। अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा ओवरऑल। ठीक है, आपसे आपके मन की बात जानना चाहूँगा। मान लीजिए आपको डीएसपी की पोस्ट मिल जाती है, पहला एक्शन क्या मन कर रहा है कि ये बनने के बाद मैं ये करना चाहती हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट में? मुझे मतलब मैं कभी ख्याली पुलाव नहीं पकाती। मैं मतलब बहुत ऑनेस्टली आपको जवाब दूंगी कि जो मुझे मिल गया उसमें खुश रह लूंगी। अगर लेकिन मुझे डीएसपी बनने का मौका मिलता है तो मैं डेफिनेटली जो विमेन एम्पावरमेंट का काम है उस पर फोकस करना चाहती हूँ। पर्सनली एक टची टॉपिक है मेरे लिए, मुझे लगता है बस ऐसे ही। अच्छा, तो अच्छा। मैं कोशिश करूंगी कि मेरे एरिया में एटलीस्ट जो विमेन रिलेटेड क्राइम्स है वो मैं कम करने की मतलब उनको कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। होप थैंक यू। गाइस ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो। और कोई अगर क्वेश्चन छूट गया हो वो भी कमेंट करें ताकि मैं अगले टॉपर कैंडिडेट को चीज़ें पूछ पाऊँ। और मैम को विशेष दे सकते हैं, कमेंट खुला है कि डीएसपी बने मैम। तो चलिए मिलते किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।